तो वो मोमेंट मतलब ऐसा था कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 167 था, मेंस में मेरे 344 आउट ऑफ 390। मैथ्स में मेरे क्वेश्चन सारे सही थे, पूरे नंबर आए थे। इंग्लिश में मेरे 127 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 135। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ASU/MA थी। जो सैलरी आपकी फॉरेन में होगी 3 लाख पर मंथ होगी। पहला अटेम्प्ट तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ और दूसरे अटेम्प्ट में भाई ऑल इंडिया टॉपर बन गए। ये होती है डेडिकेशन, ये होते हैं असली एस्पिरेंट। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का आज तक कभी कोचिंग नहीं लगाई। जो लोगों की ड्रीम पुश रहती है ASU/MA, वो नौकरी पाई और सीजीएल 2022 का टॉपर। 104 ऑल इंडिया रैंक, 164 ऑल इंडिया रैंक और 732 ऑल इंडिया रैंक। इन तीनों का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं इस चैनल पर। आज भाई हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी SSC CGL 2022 के टॉपर हैं और ASU/MA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि मोस्टली एस्पिरेंट्स की ड्रीम पोस्ट होती है और बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है, वो इन्हें मिली है। इस पोस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका अगर हम सक्सेस रेट के बारे में बात करें ना, जैसे परसेंटाइल की बात करते हैं MBA में कि 99 परसेंटाइल ये वो, अगर इस पोस्ट की सक्सेस रेट के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है 0.01% सक्सेस रेट होगा इस पोस्ट का। तो ये ASU/MA SSC CGL 2022 के थ्रू है, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी आज बात करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बुकलेट, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, इनका दूसरा अटेम्प्ट था, क्या क्या चीजें थी, मतलब कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। फटाफट से इनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको बोलेंगे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं दिल्ली से ही हूँ एंड मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन में BTech किया हुआ है एंड मैंने 1 साल तैयारी करी थी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन CGL 2022 से ASU/MA की पोस्ट पे हुआ है। CGL 2022 में आपकी रैंक कितनी आएगी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 164 आई थी। 164। तो ये ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल रहता है कि ASU/MA कितनी रैंक तक मिल सकता है। कुछ लोग कहते हैं यार ऑल इंडिया रैंक 50 तक मिलेगा, कुछ कहेंगे 200 तक मिलेगा। तो आप एक्सपीरियंस जो आपको सारा पता है, तो आप बताओ कि आपके हिसाब से कितनी रैंक तक मिल सकता है? जो इसमें वैकेंसी पर डिपेंड करता है और साथ में आपकी कैटेगरी, वैकेंसी और कैटेगरी। तो मतलब अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितनी रैंक तक चांसेस रहते हैं कि इतनी रैंक तक मिल जाएगा, अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो अगर आप डबल डिजिट लेके आ रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में इजीली MA की पोस्ट ले सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया रैंक बिलो 100। हाँ जी। और OBC कैटेगरी में कितनी रैंक? OBC कैटेगरी में आप अगर 200 रैंक तक जाते हैं तो आपको MA आराम से मिल सकता है। आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है इस बार? मेरी ऑल इंडिया रैंक 164 आई है। भाई इनकी CGL 2022 में ऑल इंडिया रैंक 164 आई है। मेरी CGL 2018 में ऑल इंडिया रैंक 732 आई थी। और जो बड़े भैया हैं दीपक कपूर, आपको पता होगा, आप जानते होंगे, उनकी अपने टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 104 आई थी। तो 104 ऑल इंडिया रैंक, 164 ऑल इंडिया रैंक और 732 ऑल इंडिया रैंक। इन तीनों का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं इस चैनल पर और कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बताएं। आपका जो स्कोर था CGL 2022 में, स्कोर क्या आपका प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा? प्रीलिम्स तो खैर क्वालिफाइंग इन नेचर ही था, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आप स्कोर एक बार बताओ। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर जो था मेरा 167 था एंड मेंस में मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर वो 344 आउट ऑफ 390 है। 167 तो नॉर्मलाइज था। रॉ स्कोर कितना था आपका? रॉ स्कोर मेरा 162 था। 5 नंबर बढ़े आपके नॉर्मलाइजेशन में, 162 से 167 हुआ। और मेंस में रॉ स्कोर क्या था? मेंस में मेरा रॉ स्कोर 337 था जो कि नॉर्मलाइज हो गया 344। उसमें भी कुछ खास नहीं बढ़ा, 337 से 344 बहुत अच्छा स्कोर है। 390 नंबर में से है ये मार्क्स। और अगर हम इसको अलग अलग सेक्शन का बताएं, मैथ्स में इतने, रीजनिंग में इतने, तो वो अगर आपको ध्यान हो तो आप बता सकते हो कितना स्कोर था आपका? मैथ्स में मेरे क्वेश्चन सारे सही थे तो मेरे आउट ऑफ 90 पूरे नंबर आए थे। ओ भाई साहब, 90 में से 90 नंबर। यस। एंड रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे तो मेरे 12 नंबर उसमें चले गए थे, तो 78 मेरे मार्क्स उसमें आए। 12 नंबर कैसे चले गए ये सुन लो आप लोग, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे 3 सवाल गलत होने से 12 नंबर क्यों चले गए। हर सवाल 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर और कटेगा, यानी कि 4 नंबर कटेंगे। 3 तो मिलेंगे ही नहीं और 1 और कटेगा। 12 नंबर इसलिए चले गए 3 सवाल गलत होने के। तो रीजनिंग में मेरे ऐसे करके 78 मार्क्स आए। इंग्लिश में मेरे 127 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 135। ओ तेरी। एंड GS में मेरे 42 आए थे आउट ऑफ 75। तो भाई अब आप देख लो कि इनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में पूरे नंबर, रीजनिंग में ऑलमोस्ट पूरे नंबर, इंग्लिश में ऑलमोस्ट पूरे नंबर और जीके में भी देखो भाई बहुत अच्छा स्कोर है। जीके में तो ना 30-40% नंबर लाने में भी हालत खराब हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? तो इनकी स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ भी मिस नहीं करना आपको इस वीडियो में और हर चीज़ के बारे में आपको सुनना है। तो भाई जैसे कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, तो सरकारी स्कूल से तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम ही रहा होगा शायद आपका स्कूल, या इंग्लिश मीडियम था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। तो सरकारी स्कूल था लेकिन इंग्लिश मीडियम था। मैं इसलिए पूछ रहा था कि इंग्लिश का स्कोर मुझे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
इसलिए तो लोगों के मन में एक धारणा है कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है, उनको इतनी, तो आपको देख के मुझे लगता है वो धारणा बिल्कुल गलत है। सरकारी स्कूल से पढ़ने से के बाद भी आपका इतना अच्छा स्कोर आया। हाँ, तो ये एक्चुअली बच्चे पर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में है एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बेसिकली डिपेंड करता है बच्चे पे। अगर वो सच में मेहनत करता है तो चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, अगर उसको अपनी ड्रीम चाहिए तो अपने ड्रीम पे पहुंच ही जाएगा अगर मेहनत करे तो। ये जो आपने ASON ME आपको मिला, क्या ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ASON ME थी। तो ये ही क्यों थी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस? और इतनी सारी अच्छी नौकरियां हैं, GST इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स है, ED है, CBI है, CSS है, दुनिया भर की नौकरियां हैं, उन सबको छोड़कर यही क्यों थी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस? क्योंकि मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया और CGL की पोस्ट के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि ASON ME की पोस्ट में आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी और आपको जो सैलरी आपकी फॉरेन में होगी वो ऑन एन एवरेज 3 लाख पर मंथ होगी। तो ये सब चीज़ें मुझे फैसिनेट कर देती हैं, इसलिए 3 लाख सैलरी होगी आपकी फॉरेन में पर मंथ। और फॉरेन मतलब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आपको भेज सकते हैं? जी हाँ। क्या रहता है, 3 साल इंडिया 3 साल फॉरेन? 3 साल इंडिया रहेगा, 3 साल फॉरेन रहेगा। और अगर हार्ड कंट्री है जैसे पाकिस्तान हो गया या अफ्रीका या इराक, तो वहाँ पे आपको 1.5 साल की पोस्टिंग मिलेगी, प्लस आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, तो वो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो MBA के बाद आपका पोस्ट जो आपकी प्रेफरेंस थी, लोगों को देखो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम हर चीज़ आज डिस्कस कर लेंगे ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहे ना। तो MBA के बाद आपकी जो नेक्स्ट आपने क्या सीक्वेंस था आपकी पोस्ट प्रेफरेंस का? सबसे पहले मैंने MBA डाला था, सेकेंड नंबर में मैंने CSS डाला था, थर्ड नंबर में मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाला था, एंड उसके बाद फिर सारी पोस्ट। अच्छा, मतलब आपको मुझे लगता है दिल्ली रहने का ज़्यादा था, तभी आपने MBA के बाद CSS डाला जी। नहीं तो आप इनकम टैक्स, GST इन सब में से आप कुछ ना कुछ डालते। CBI, ED इस टाइप से ये वाली नौकरियां नहीं भरी आपने कुछ ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस में? एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि काफ़ी एक्टिव लाइफ होता है, लाइक किसी को अगर फील्ड वर्क चाहिए, फील्ड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए ये वाली जो जॉब्स है ED CBI ये काफ़ी अच्छा काम करती है। बट मुझे थोड़ा सा हैक्टिक लगा, इसलिए मैंने नहीं किया ऑप्ट। जैसे कि आपने बताया कि आपका सेकंड प्रेफरेंस था, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या मतलब कहाँ तक पहुँचे थे आप? क्या क्या आपका क्वालिफाई हुआ था, क्या स्कोर हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरे प्री में 137 मार्क्स आए थे, तो उसके बाद मेंस प्री तो क्वालिफाई हो गया था, मतलब आपका प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था, यस। बट मेंस में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मेरा 10-15 नंबर से वहाँ रह गया था, तो मेरी कट ऑफ मेंस की क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। मतलब पहला अटेम्प्ट तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ और दूसरे अटेम्प्ट में भाई ऑल इंडिया टॉपर बन गए। ये होती है स्ट्रेटजी और ये होती है डेडिकेशन। तो थोड़ा सा पहले आप अपना टाइम टेबल शेयर कर दो, क्या आप टाइम टेबल रखते थे, फिर बुक लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दो आप। टाइम टेबल बेसिकली मैं दिन में पढ़ता हूँ, मैं रात में ज़्यादा पढ़ता नहीं था, तो सुबह 10 बजे के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था। सुबह 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करते थे? हाँ जी, सुबह 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था और उसके बाद फिर मैं रात में 8-9 बजे तक कंटिन्यूसली डेडिकेटेड स्टडी करता था। तो 10 से मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग में क्योंकि सुबह मेरे को GS पे ज़्यादा फोकस करना होता है, सुबह माइंड थोड़ा आपका अच्छा होता है, तो फोकस अच्छा हो पाता है, आपके माइंड में रिटेन अच्छा हो पाता है, तो इसलिए मैं सुबह GS पढ़ता था। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश की वोकैब्स। कितने घंटे पढ़ते थे आप GS में? जैसे उत्कर्ष क्लास हो गई सर की, तो वो वीडियो देख ली। उसके बाद फिर स्पीडी की बुक है, वहाँ से मैंने वन लाइनर करके होता है वो पढ़ लिया। तो ऐसे करते करते मैं 12-12:30 तक लगभग कंप्लीट कर लेता था GS। 12 बजे से 10 बजे से 12 मतलब 2.5 घंटे आप GS पढ़ लेते थे। GS के बाद क्या पढ़ते थे आप नेक्स्ट? GS के बाद में वोकैब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं। तो 10 बजे से 12:30 तक 2.5 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो बिना किसी ब्रेक के, फिर उसके बाद ब्रेक लेते थे या फिर दोबारा? उसके बाद 15-20 मिनट थोड़े ऐसे YouTube शॉर्ट्स देख लिए, थोड़ा सा रील्स देख ली, घर पे बात कर ली, थोड़ा दोस्तों से बात कर ली। मतलब 10 बजे से 12:30 2.5 घंटे आपने GK पढ़ ली, फिर आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा की ब्रेक होगी, फिर 1 बजे आपने पढ़ना स्टार्ट किया। 1 बजे से कब तक क्या पढ़ते थे? 1 बजे से लेके 2 बजे तक फिर मैं अपना इंग्लिश को जो वोकैब्स एंड इडियम्स फ्रेजेस जो भी मुझे इंग्लिश में करना होता था वो करता था। कहाँ से पढ़ते थे? नीतू सिंह मैम की बुक मैंने प्लिंथो पैरामाउंट वाली फॉलो करी थी, वहाँ से मैंने सारे वो कैप्स जितने भी थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो सारे मैंने कवर किए थे। उसके बाद फिर खाना होता था, तो खाना खाते खाते साथ साथ में मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कर लेता था। अच्छा, खाना खाते हुए भी साथ साथ पढ़ाई करते थे? यस भाई, ये होती है डेडिकेशन और ये होते हैं असली एस्पिरेंट्स। जो आप लोग कहते हो ना समय नहीं है, ये नहीं है, बहानेबाजी करनी हो ना तो हजारों बहाने हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए हो ना तो ऐसे होती है सिलेक्शन जैसे इन्होंने करी है। अच्छा, मतलब खाना खाते हो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसके बाद ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने मैथ के स्टार्ट किया,
फिर मैं मॉक लगाता था। उसके बाद 3 बजे के अराउंड में मॉक लगाना स्टार्ट करता था, और उसके बाद 5-6 बजे तक मैं मॉक लगाता था। लाइक मॉक लगा लिया, उसको एनालाइज करना, तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं आपको, लेकिन जैसे जैसे आप फ्लो में आते हैं उसके बाद वो टाइम कम हो जाता है। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी आपकी? मॉक टेस्ट मैं डेली प्रेफर करता हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट डेली ही देनी चाहिए मुझे। डेली लगाते थे स्टार्टिंग से ही? जीके पढ़ लिया, इंग्लिश में वोकैब पढ़ा है अभी तक बस, और न्यूज़पेपर पढ़ा है, और मॉक लगा लिया। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जो मेरा मैथ्स का पोर्शन होता था, जहाँ मैं देखता था कि मेरा कहाँ कहाँ वीकनेस आ रही है, उसके मैंने क्वेश्चंस लगाए किरण से, थोड़े बुक्स को क्वेश्चन सॉल्व किए, यूट्यूब पे देख लिया कि उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ऐसे करते करते फिर मेरा 8-9 बज जाते थे। 8-9 बजे तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो? उसके बाद फिर मतलब ये किरण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किरण की किताब आती है उससे पढ़ रहे थे आप? उसके बाद फिर क्या पढ़ते थे आप मैथ्स के बाद? मैथ्स के बाद फिर उसके बाद 9 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद उसके बाद 10 बजे लगभग अराउंड में अपना रीजनिंग करता, क्योंकि रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से, तो रीजनिंग पे मुझे ज़्यादा फोकस करना नहीं होता था। वहाँ से मैंने फिर हाथ से 1 घंटा करा रीजनिंग, वो जो सेक्शनल मार्क होते टेक्स्ट बुक से, वहाँ से सॉल्व किया, और उसके बाद मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूँगी आप डेली के लगभग, अगर मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर लूँ तो डेली के लगभग आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे? यस। 8 से कम नहीं और 10 से ज़्यादा नहीं, यही आपका लगभग रूटीन रहता था। Yes. और एक बार बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग, जो जो आपने खुद फॉलो करी? क्या कोचिंग लगाई थी आपने? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लगाई, सेल्फ स्टडी ही करी आपने? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी करी। तो सेल्फ स्टडी के लिए जो ट्रिक्स होते हैं, मैथ्स के ट्रिक्स हो गए या रीजनिंग के ट्रिक्स हो गए, ये कहीं से तो सीखे होंगे, यूट्यूब वीडियो से सीखे होंगे, या कहीं ना कहीं से तो आपने सीखे होंगे, तो वो कहाँ से सीखे थे आपने? मेरे को ऐसे किसी टीचर का ऐसे वो नहीं था कि मैं किसी टीचर से प्रेफर करूँ, मेरे को जहाँ से अच्छा लगता था तो मैं वहाँ से कर लेता था। लाइक मैंने कुछ ट्रिक्स राकेश सर की देख ली, कुछ आपके चैनल से देखी, कुछ मैंने शुभम जैन सर की देख ली, कुछ अली तरजन सर की देख ली, तो ऐसे करके जिस टॉपिक का मुझे मतलब मिक्स आपने, जिसको जहाँ से आपको जो अच्छा लगा वहाँ से आपने पढ़ा। कोचिंग आपने कभी नहीं लगाई? तो भाई ये भी मतलब बहुत बढ़िया बात है कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का आज तक कभी कोचिंग नहीं लगाई, और जो लोगों की ड्रीम पुश रहती है ASVN वो नौकरी पाई, और सीजन 2022 का टॉपर, मतलब ऐसे लोग देखने को मुझे लगता है बहुत कम ही मिल पाते हैं। बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दो लोगों को। बुक के लिए, जैसे मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि आप किरण की बुक सॉल्व करें, उसमें 2018 के बाद से जो भी क्वेश्चंस है उनको आप प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के लिए मैंने प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक बताई जैसे, और न्यूज़पेपर से आपको जो भी वोकैब्स वगैरह मिले, या आप सेक्शनल लगाएं तो उसमें अगर आपको कोई वोकैब मिले वहाँ से लिख के आप उसको रिवाइज करें। जीएस के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं फर्स्ट क्लास देखता था, और साथ में स्पीडी की जो थी बुक, वहाँ से 1 लाइनर वहाँ से याद करता था। एंड रीजनिंग के लिए एज सच मैंने कोई बुक नहीं प्रेफर करी, जस्ट टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल मॉक होते थे वहाँ से मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेता था। तो आपकी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी सुनकर जो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, लिमिटेड किताबें रखी, लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, और फिर भी इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी रैंक आपको मिली। लेकिन आजकल के लोग ना, मुझे लगता है कि ये गलती करते हैं कि रिसोर्सेज का भंडार लगा लेते हैं। किताबें खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किताबें तो भाई कैसे ना कैसे कोई ना कोई मैनेज करके खरीद ही लेता है, लेकिन उसको पढ़ना मुश्किल है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहोगे कि क्या इतनी किताबों से पढ़ना चाहिए, जैसे आपने लिमिटेड किताबों से पढ़ा वैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअली मेरा मानना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो भी रिसोर्स पे आप अगर रिलाई कर रहे हो तो आपको उस पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यही चीज़ आपके लिए काम करेगी। आप बिल्कुल बुक्स कलेक्ट करने पे या फिर दूसरों की बातें सुनने पे ना जाए, आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि आपको जिस रिसोर्स से अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको इम्प्रूव कर रही है, तो आप उस पर फोकस करें सिर्फ और सिर्फ। अब जैसे फर्स्ट राउंड में तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और सेकंड राउंड में ऑल इंडिया रैंक इतनी ज़बरदस्त आ गई, तो क्या आपको लगा कि आपने क्या गलती करी थी फर्स्ट राउंड की प्रिपरेशन में जिसको आपने चेंज किया, वो थोड़ा सा बताओ आप उसके बारे में। मेरा मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन था वो स्टार्टिंग से मुझे लगा कि ठीक था। बेसिकली मैथ में मेरे को स्पीड में काम करना था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपने मैथ के पोर्शन में स्पीड पे काम किया। उसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे बहुत सारे दुनिया भर के टीचर्स के, वहाँ से मेरे को पता चला कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो आप यूज़ करके इजीली कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में मेरे को मेन जो प्रॉब्लम थी वो वोकैब्स की थी, तो वोकैब्स के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ी, जो न्यूज़पेपर थे वहाँ से करी। एंड जो आपका फिर जीएस वाला पोर्शन आया उसके लिए बेसिकली था कि जीएस मेरे को बहुत ज़्यादा पीछे खींचती थी। लाइक प्री में जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरे जीएस में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, और इवन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मेरा उसमें मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहा था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जीएस पे मेनली फोकस किया कि मैं अपने जीएस के मार्क्स को इंक्रीज करूँ। मेरे को लगता है कि अगर आप 45 या 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं जीएस में तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और एक्चुअल में ना गेम चेंजर ही यही है। तो जीएस में मतलब क्या एक किताब से पढ़ के इतना अच्छा स्कोर आ सकता है? किस न्यूज़पेपर तो ठीक है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा,
किताब आपने सिर्फ एक ही रेफर करी, कौन सी किताब आपने रेफर करी थी? स्पीडी आपने बता दी एक, तो क्या उसी एक ही किताब से आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए? एक्चुअली कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लास पढ़ाते हैं, अच्छा, वो 1.5 घंटे के लगभग वीडियो क्लास होती है उनकी सुबह की, और उसमें वो करंट तो पढ़ाते हैं, साथ साथ आपको स्टैटिक का पोर्शन कवर करते चलते हैं। अच्छा, तो मतलब आप वो उस क्लास से आप डेली पढ़ते थे? डेली एकदम, मतलब विदाउट ब्रेक। मतलब आपका स्कोर तो कुल मिलाकर अगर कोई भी सेक्शन उठा लूँ, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें आपका स्कोर कम रहा हो। थोड़ा सा हाँ, रीजनिंग एक ऐसा, मैथ्स में तो पूरे ही नंबर आ गए आपके, इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट पूरे आ गए, जीके में बहुत अच्छे आ गए, रीजनिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप है आपका, क्योंकि रीजनिंग में आपके 12 नंबर हो गए, 3 सवाल गलत हो गए। रीजनिंग स्कोर, मतलब रीजनिंग में अच्छा स्कोर आ सकता है, फुल मार्क्स भी आ सकते थे, लेकिन अगर वो भी और नंबर भी आ जाते तो भी आपको पोस्ट तो आपने यही लेनी थी। एक्चुअली रीजनिंग में जो 3 क्वेश्चन इस बार नए आए थे स्टेटमेंट वाले, वही गलत हो गया, वही मेरे 3 गलत हो गए। मतलब जो आप पढ़ करके गए थे वहाँ कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी। जो आखिरी के कुछ दिन होते हैं एग्जाम से पहले के, उसमें आपने मतलब जैसे 8 से 10 घंटे तो आप बताइए जो आपने प्रिपरेशन करी, 8 से 10 घंटे तो आपने बता दिया कि आपने पढ़ाई करी, लेकिन पेपर से कुछ दिन पहले, 10 दिन 15 दिन महीना पहले तो कुछ ना कुछ इसमें आपने चेंज किया होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पेपर से कुछ दिन पहले की? पेपर से पहले मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे और जो भी मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए थे, मैंने उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया था। लाइक 15-20 दिन पहले मैंने अपना सारा सिलेबस एंड सारी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मैंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने रिवीजन पे फोकस किया। मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे उन सबको बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज किया। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3-4 बार अपने सारे कंटेंट को रिवाइज किया था, तो पूरा दिन मेरा इसी में जाता था। और उसके बाद दिन में जैसे टाइम निकाल के रात को आप मॉक दे लो, तो ऐसे दिन में करके 2 मॉक दे लेता था मैं। मतलब रिवीजन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके लिए ना? रिवीजन आप कैसे डेली रिवाइज करते थे, या आपने कुछ वीकली टारगेट बना रखा था रिवीजन का, वो आपने कैसे सेट किया हुआ था? मेरा प्लान था कि मैं मंडे टू फ्राइडे कंटेंट पढ़ता था और उसके बाद सैटरडे संडे पूरे वीक का रिवीजन करते थे, बिना उसके मैं नया कंटेंट पढ़ता ही नहीं था। ये जो आपकी प्रिपरेशन टाइम रहा, ड्यूरेशन रहा, कितने महीने लगभग आपने प्रिपरेशन करी होगी? मैंने मार्च 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड मई 2023 में तो लगभग 1 साल मान करके चलते हैं ना। और 1 साल में स्टार्टिंग के कुछ महीने तो खराब ही जाते हैं, क्योंकि कुछ महीने तक तो इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 1 साल, लेकिन आपने दीन दुनिया छोड़ दी, क्योंकि जब 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्ती यारी के लिए तो ज़्यादा समय मिलता नहीं होगा, घूमने फिरने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप दीन दुनिया छोड़कर पढ़ाई में लगो सीरियसली, 1 साल के लिए अपने आप को सोच लो कि मेरे को घर में रहना है, किताब ही मेरा दोस्त है, किताबें ही मेरा प्यार है, किताबें ही मेरे रिश्तेदार है, सब कुछ बुक्स ही हैं, और आप उनसे 1 साल के लिए प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो किताबों से। तो इस तरीके से जैसे इनको ड्रीम पोस्ट मिल गई ना, ऐसे ही आपको भी मिल सकती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही बात। जो आप मॉक टेस्ट लगाते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, मॉक टेस्ट में लगभग आपका स्कोर क्या रहता था? मॉक्स में मेरा स्कोर अगर मैं मैक्सिमम कहूँ तो मेरा मैक्सिमम 170 के आसपास भी चला था, 165 160 प्रीलिम्स में। जो मेंस का था उसमें मेरे 350 350 340 ऐसे करके मेरा। लेकिन पहले दिन से तो इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होगा ना, स्कोर तो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ होगा ना। स्टार्टिंग में क्या स्कोर रहता था आपका? स्टार्टिंग में जब पहली बार मैंने प्री का मॉक दिया था तो उसमें मेरे 92 मार्क्स आए थे 200 में से। देखो 92 मार्क्स आए थे, और लोगों को जिनके 100-125 भी आते हैं ना, वो भी कहते हैं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ये गलत है, लोगों की मन में धारणा जो बनी हुई गलत है। तो एक कॉमन जो लोगों का डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि उनका ना स्कोर एक स्कोर 130-140 तक तो पहुंच जाएगा, उसके बाद स्कोर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। 130-140 तक वो इजीली ले आते हैं, फिर 2-2 4-4 नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो उसके लिए क्या आप कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए उन्हें? उसके लिए सबसे पहले आप लोग ना अपने वीक एरिया पे फोकस करें। आप देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है। लाइक मैथ में होता है कि लोगों कैलकुलेशन में होता है कि लोग कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाते, उस चीज़ की वजह से उनका टाइम खा जाती है और उसके बाद वो उनका पेपर खराब हो जाता है। तो वहाँ पे आप कैलकुलेशन पे काम कीजिए। ऐसे करके आप हर सेक्शन में आप अपनी वीकनेस पे फोकस करिए और उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करिए। देखो कैलकुलेशन, आजकल के एग्जाम्स तो मैथ्स के वैसे ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आपने क्या कुछ अलग से कुछ किया था मैथ्स की कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए? मैंने रो और जो मैट्रिक्स होती है रो कॉलम वाली, वो बना के मैंने और उसमें नंबर लिख के अपने आप उसको मल्टीप्लाई करना जल्दी। यूट्यूब पे मैंने एक मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देख ली थी, वहाँ से मैंने फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी। मतलब आपने कुल मिलाकर हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के आपने ट्रिक्स सीखे और उन ट्रिक्स के साथ ही आपने किया। ये जर्नी बहुत होती है पहले अटेम्प्ट में। एक सक्सेसफुल जो जिसको फर्स्ट राउंड में सक्सेस मिल जाए और जिसको फर्स्ट राउंड में ना मिले और फिर सेकंड में मिल जाए, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती और सेकंड में सक्सेस मिल जाती है वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाता है, क्योंकि उसने फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी देखी है।
तो आपके लिए एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपको जो लगती हो कि वो स्टूडेंट्स को करनी ही करनी चाहिए? आपका डाउनफॉल है चाहे कुछ भी हो, आपको विदाउट अ ब्रेक कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी है और पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं होगा तो आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कितना ही पढ़ा हो। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? आजकल ना मतलब आजकल के जो ये यंगस्टर्स है ना 20-22-24 साल के, इनकी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि ये 60 साल के लोगों से भी गए गुजरे हैं। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं फलाना जा रहा हूँ, मेरे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते थे? आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? आपके पेरेंट्स थे या कुछ और फैक्टर था, क्या था? स्टार्ट जब मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद तो काफी बीच में आता है टाइम की एकदम डिप्रेशन वाला फेज आता है। क्या लगता है कि कुछ नहीं होगा हमसे, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका इम्प्रूवमेंट आपको दिखता है कि होता ही नहीं है। तो उस टाइम पे आप पैनिक ना करें, आप बस कंसिस्टेंटली करते रहें। और मोटिवेशन के लिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करे, लाइक मेरे को यूट्यूब पे मेरी ड्रीम पोस्ट एमए की थी, तो मैं यूट्यूब पे एमए वाले जो शॉर्ट्स होते थे, रील्स होती थी, वो देख लेता था। वहाँ से मेरे को मोटिवेशन आता था। फिर उसके बाद थोड़ा कोरा पे जाके एमए के बारे में रिसर्च कर लिया। तो जब वहाँ पे पढ़ने के बाद थोड़ा सा लगता था कि हाँ यार ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए दोबारा से मोटिवेशन आ जाती है अपने आप। तो मतलब जिनकी ड्रीम पोस्ट जीएसटी है वो मेरी रील देख लिया करे मोटिवेशन के लिए, है उनको मोटिवेशन मिल जाएगी इस चीज़ से। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखता हूँ, कुछ लोग ना इतना ज़्यादा किताबों में घुसना है, मैंने बताया है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा घुस जाते हैं किताबों में कि वो बिल्कुल सब कुछ ही छोड़ देते हैं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं पागलों की तरह। वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सो रहे हो, 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो बाकी के भी 7-8 घंटे आपके पास बचते हैं दिन की। उसमें आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हो, खेल कूद, खेलना कूदना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए टाइम, वो सब आप वहाँ मैनेज कर सकते हो। तो आपने क्या उस समय में ऐसा कुछ किया था? कुछ खेलते थे आप, फ्रेंड्स के लिए समय निकालते थे, या आप भी घर में ही बैठे रहते थे सारा दिन? एक्चुअली मुझे लगता है कि साथ साथ में बीच बीच में वो रिफ्रेशमेंट होता है, एक तरीके से आपको ना रिजुविनेट कर देगा, आपको वापस एनर्जाइज कर देगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो बीच बीच में आप टाइम लें। आप जैसे कि मेरा था कि मैं वीकेंड पे क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट खेलने के बाद 4-5 घंटे क्रिकेट खेल के आया, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करी दोबारा से। तो वो चीज़ आपको एक तो आपको फिजिकली आपको हेल्प करता है, आपका माइंडसेट जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है, आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, हंसते हो, तो वो थोड़ा आपको बहुत ज़रूरी है, रिफ्रेश कर देता है आपको प्रिपरेशन के लिए। तो भाई 4-5 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद पढ़ने की हिम्मत रहती थी? नींद नहीं आती थी? नींद आती थी, पर क्योंकि माइंड में सेट था कि ब्रेक तो लेना ही नहीं किसी भी हालत में, पढ़ना तो मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से दूर रखना। कंफर्ट जोन से कम्प्लीटली दूर रखता था मैं अपने आप। कुछ लोग ना, मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि प्रेशर, वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी और मैं एग्जाम देने गया था। प्रेशर, जो एग्जाम प्रेशर होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी कह लो कि पेपर से 1-2 दिन पहले लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए। वो 1-2 दिन पहले तक तो मैं ठीक था, बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन वहाँ सेंटर में जाकर मैं एकदम से प्रेशर में आ गया था मेंस के समय पे, थोड़ा सा उस वजह से मेरा स्कोर कम रहा था। तो उसके लिए आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे कि 1-2 दिन पहले जो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए? सेंटर में किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए? माइंडसेट क्या रहना चाहिए आपका? अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं मॉक में, तो फिर तो मुझे कहना चाहिए कि आप टेंशन लो ही मत, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप पेपर में भी अच्छा करने वाले हैं। अगर आप टेंशन लेंगे तो आप अपना पेपर खराब कर देंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग थोड़ा अपना माइंड को डाइवर्ट करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, और वहाँ से अपने आप को डाइवर्ट करें कि आपके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर ना है एग्जाम हॉल के अंदर। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, सही बात। टाइम को मैनेज कैसे करते थे? जैसे अगर सेक्शंस की बात करें, प्रीलिम्स की अगर हम पहले बात कर लें, जैसे 4 सेक्शन होते हैं, 1 घंटा होता है, तो आपने समय को किस तरीके से मैनेज किया? क्या आपका सीक्वेंस रहता था और किस सेक्शन को आप कितना टाइम देते थे? तो मेरा एक्चुअली था कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पेपर में। अगर आप स्टार्टिंग में आपका पेपर में कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, यही सोचता था मैं। इसलिए मैंने पहले रीजनिंग स्टार्ट करता था। रीजनिंग करने के बाद उसको मैंने लाइक 15 से 17 मिनट में मैंने रीजनिंग निपटा दी। उसके बाद फिर मैं करता था इंग्लिश, उसके बाद फिर करता था इंग्लिश। कितने मिनट इंग्लिश के लिए? इंग्लिश और जीएस में मिला के ट्राई करता था कि मैं 10-11 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाए। मतलब आपके अब तक 27 मिनट हो चुके हैं 60 मिनट में से? हाँ ठीक है। उसके बाद जो सारा टाइम बचा वो आप मैथ पे दे, आराम से ट्राई करें, फोकस करें जितने क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको आराम से देखें, दोबारा करें और उसकी रिवीजन, मतलब जो कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया आपने कि वो बाद में देखेंगे या कुछ, तो ये ठीक है, ये चीज़ आपकी मुझे ठीक लगी। जैसे सिलेक्शन आपका हुआ, देखो सभी के पेरेंट्स की भी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा कुछ बने, सबका ड्रीम होता है, आपका भी ड्रीम है, आपके पेरेंट्स का भी ड्रीम है कि भाई हमारा बच्चा ये बने वो बने। तो आपके टाइम पे तो रिजल्ट भी मुझे लगता है रात को शायद 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया था ना, तो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स को? कब पता लगा रिजल्ट आने के बाद? क्योंकि जनरली हमारे जो पेरेंट्स, जो वो एज ग्रुप है, वो जनरली रात को सो जाते हैं 10-11 बजे तक, तो उनको आपने कब बताया? क्या उनका रिएक्शन रहा? थोड़ा सा उसके बारे में बताओ पेरेंट्स को, क्योंकि उस चीज़ से जो मेहनत आपने इतनी करी
वो सारी की सारी आपकी साल की, 6 महीने की, 2 साल की, 4 साल की जितनी मेहनत है ना, वो सारी उस एक दिन में एक्चुअल पता चलती है, और वो उस दिन खुशी होती है एक्चुअल। तो उसके बारे में बताओ कि क्या कैसा रहा आपके लिए वो दिन। मैं एक्चुअली फ़ोन पे दोस्तों से बात कर रहा था और 11:30 अप्रॉक्स हो रहे थे। तो उस टाइम मेरी सिस्टर जो आई वो मुझे बताया कि सीजर का रिजल्ट आ गया है। दिल तो की मैं धड़कन। दिल की धड़कन बढ़ गई थी क्योंकि कुछ डाउट था कि पता नहीं कंप्यूटर वाला सेक्शन उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो मतलब सब। आपको ये डाउट था कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। हाँ। अच्छा, और रैंक देख लो भाई, ये होते हैं मॉडेस्ट लोग। तो फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर कट ऑफ सबसे पहले चेक करी और वो देखते ही फिर सुकून मिला, लगा कि हाँ अब तो आधा स्टेप पूरा हो गया है। उसके बाद फिर मैंने रिजल्ट चेक किया। रिजल्ट चेक करने के बाद मैंने देखा कि B06 लिखा है और नाम के आगे। फिर एक बार क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि आंखों को सुकून नहीं मिलता वो देख के जब तक आप देख ना ले कि B06 का मतलब क्या है। फिर मैं तुरंत गया, B06 देखा मैंने और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वहाँ लिखा था। तो वो मोमेंट मतलब ऐसा था कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वो मोमेंट मतलब मैं कूद रहा था खुशी से। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने अपने चलो, सबसे पहले आपको और आपकी सिस्टर को पता लगा कि आपका ऐसे सिलेक्शन हो गया। एंड पापा मम्मी सो रहे थे, तो मैं फिर उनके पास गया एंड जाके मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा खुश हुए वो भी एंड बहुत ज़्यादा मतलब बधाई देना और आशीर्वाद देना। मतलब पूरी फैमिली एकदम से एक, मतलब एक वो एक क्षण होता है, एक मिनट होता है, वो जो वो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है उस समय के बाद ना। क्योंकि एक दिन पहले तक आप बेरोज़गार हो और एक दिन बाद आपको इतनी ज़बरदस्त सरकारी नौकरी मिल गई है, तो उस वजह से तो लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। वही वो 1 मिनट का चेंज है जब आप रिजल्ट आपने नहीं देखा है और वो जो देखा है, तो वो जब देखा है वो वाला मोमेंट जो है ना, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और कंप्लीटली। ये रात को इतनी लेट रिजल्ट आया था तो एक्सपेक्टेड था नहीं वैसे कि सबको ये था कि नहीं नहीं आएगा आज तो मैं result। उस दिन सोया ही नहीं, पूरी रात नहीं सोया। मैं जस्ट जगा रहा पूरी रात। भाई वो सोना तो कैसे सोओगे, कैसे नींद कैसे आएगी कि इतने सालों से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो आपको मिल गई तो नींद कैसे आएगी। मतलब एंड में ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए हमें ये, क्योंकि एस्पिरेंट्स का भी समय कीमती है, तो कम समय में उनको सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो एंड में बस आप एंड में एक छोटा सा ब्रीफ में बता दो कि SSCCL को अगर क्रैक करना है तो ये करो, तो आपका SSCCL ज़रूर क्रैक हो जाएगा। ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। ऐसे सीजन अगर आपको क्रैक करना है तो आप प्रीवियस ईयर पे फोकस करें। आप ट्राई करें कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, लगभग 80% जो क्वेश्चन आता है पेपर का वो प्रीवियस ईयर से आता है। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 80% में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं अच्छे से विद योर 100% एक्यूरेसी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपनी ड्रीम पोस्ट तक भी पहुंच पाएंगे। उसके लिए आप डेली विदाउट अ ब्रेक कंसिस्टेंटली अपनी जो भी आपका रूटीन है उसको फॉलो करें, प्रीवियस ईयर लगाएं, रिवीजन करें, लास्ट टाइम पे कम्प्लीटली रिवीजन में फोकस करें, कुछ भी नया ना पढ़े और एग्जाम टाइम पे बिल्कुल चिल रहे हैं। भाई अंकित भाई की स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो ताकि सब तक ये स्ट्रैटेजी पहुंच पाए। और अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ एस्पिरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारी मेल आईडी है, वहाँ मेल कर दो, या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।